नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लॉकडाउन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ चुका है। 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। रेड जोन वाले इलाकों में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं होगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में राहत मिल सकती है। प्लेन, ट्रेन और बस 17 मई तक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता दें। ऑरेंज जोन में लॉकडाउन की स्थिति आपको बता दें। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल एक ड्राइवर एक यात्री की अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति मिलेगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री ही सवार हो पाएंगे। ये ऑरेंज जोन की सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं कि किस हद तक उसमें आपको छूट मिल सकती है। पूरी तरीके से आवागमन को बिल्कुल भी छूट नहीं मिल रही है। रेड जोन में बड़ी संख्या में गतिविधियों की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें से मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। लेकिन तमाम नियम कानून के साथ में उन सभी का अगर आप पालन करते हुए नहीं पाए गए तो आपके खिलाफ में बड़ी कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। तो जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, अभी ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन को खोल दिया जाए या नियम कानून का पालन नहीं किया जाए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जिस तरीके का फैसला सरकार ने एक बार फिर से किया है, ये बहुत जरूरी था। तमाम विशेषज्ञों ने साफ तौर पर यही कहा कि एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही है कि आप डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, लेकिन अपने जीवन को, अपने देश को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए भी कुछ न कुछ विचार करना पड़ेगा। इसीलिए 3 जोन में हमारे देश को बांटा गया है, अलग अलग इलाके, यानी कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। 3 ऐसे जोन बनाए गए हैं। रेड जोन यानी कि जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा है। ऑरेंज जोन की बात कर लें तो जहां पर थोड़ी कम है। और रेड जोन में किसी प्रकार की कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। ऑरेंज जोन में आपको हल्की फुल्की छूट मिल सकती है, वो भी तमाम नियम कायदे कानून के साथ। ग्रीन जोन की बात कर लें तो बहुत हद तक ग्रीन जोन में छूट दी गई है, लेकिन उसमें भी आपको नियमों का पालन बिल्कुल करना पड़ेगा। जी हाँ, तो मरीजों की संख्या अब तक 35,000 के पार चली गई है। ये हम आपको बता दें, क्योंकि ये अच्छी खबर नहीं है आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1993 नए केसेस सामने आ चुके हैं। साथ ही बता दें, कोरोना वायरस से अब तक 1147 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस से सर्वाधिक 459 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हुई है, जो हिला देने वाला आंकड़ा है। 8,889 लोगों को अस्पताल से अभी तक छुट्टी भी मिल चुकी है। मरीजों की संख्या 35,000 के पार है। इसी संख्या को, इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया गया है। तो इसी के साथ में आपको बता दें, शराब के शौकीनों के लिए भी लॉकडाउन में एक बड़ी खबर है। शर्तों के साथ में सभी जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। रेड जोन में शराब की दुकानों के लिए विशेष शर्त रखी गई है। कंटेनमेंट जोन में शराब नहीं बिकेगी। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं बिकेगी शराब। ये रेड जोन के लिए लागू होगा। ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी, आपको आसानी से मिलेंगी, लेकिन तमाम नियम कानून का आपको पालन करना पड़ेगा। इससे पहले भी चूंकि राजस्व को लेकर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये, और इतने दिनों से बंद है, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए ये जरूरी फैसला भी था। लेकिन अब सवाल ये भी है कि ये फैसला कर तो लिया गया, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन और जो नियम कानून आपने, दायरे आपने बनाए हैं, उसको मनवाना भी अब आपके लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि एक इकट्ठे भीड़ ना लगने पाए, सैकड़ों की तादाद में लोग एक साथ दुकानों पर ना पहुंच जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगाएं, ग्लव्स लगाएं। ये तमाम चीजें हैं जिसे अभी फॉलो करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए काम अब और ज्यादा बढ़ने वाला है।
जी हाँ, तो तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लॉकडाउन पार्ट 3 है ये, लेकिन जिस तरीके से अभी बीते 2 लॉकडाउन बीते हैं उससे बहुत ज्यादा इतर है, बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत कह सकते हैं, बहुत हद तक नहीं तो थोड़ी बहुत राहत की सांस जरूर हमारा देश अब लेने वाला है। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ेंगे। बीजेपी से शिवम त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका गांगुली जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट विपिन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवम जी, सीधे मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हालांकि सरकार ने जो बड़ा फैसला किया है, सबसे बड़ी बात कि इस बार प्रधानमंत्री खुद उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया, क्योंकि देश को इंतजार रहता है जब ऐसा कोई ऐलान होता है। माना यह भी जा रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान करेंगे, लेकिन खैर जिस तरीके से 2 हफ्ते का इंक्रीज यहां पर किया गया है, 3 जोन में बांटा गया है, बहुत सारी छूट भी है। पहले के मुकाबले देखा जाए तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं छूट यहां पर दी गई है, यानी कि इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी सरकार और प्रशासन की अब दोगुनी हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल हो चुकी है। अगर सृष्टि जी मैं बात करूं आपसे कि तमाम ये चीजें हैं, देश को 3 अलग-अलग जोन्स में बांटा गया। हाँ। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अभी ग्रीन जोन में हैं और ऑरेंज जोन में हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी हो जाती है कि आपको सहूलियतें तो जरूर दी गई हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल, अगर ऑरेंज जोन में है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और अगर ग्रीन जोन में है तो बिल्कुल साफ है आपका डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप तमाम जो जरूरी चीजें हैं उनको ना मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन ना करें, मास्क ना आप मेंटेन करें, बिकॉज ये चीजें बेहद जरूरी है। अभी भी हमें ये चीज जाननी पड़ेगी और इसको समझना पड़ेगा कि चाइना में भी फिर से करीब 1100 केसेस आ चुके हैं। मतलब ये बीमारी कहीं ना कहीं रिएक्टिवेट भी हुई है। 2-4 चीजें जो बहुत सुकून देने वाली इस समय है कि हिंदुस्तान में जब हम कोरोना शुरू हुआ था और जो हालात बने थे उसमें उस समय इंडिया का रिकवरी रेट जो था, ठीक होने की जो प्रक्रिया थी, वो मात्र 13% थी, जो अभी बढ़कर 25.19% हो गई है। मतलब लोग बीमार जो है वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतरी के साथ ठीक हो रहे हैं, उनका जो रेशियो है काफी अच्छा हुआ है। अगर हम टेस्टिंग्स की बात करें तो सरकार ने शुरुआत में जिस तरह से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें एक भारी चेंज आया है। अब हम दिन में 49,800 टेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में। तो मेन चीज ये है कि सरकार अपनी तरफ से सारी चीजें कर रही है और जनता को सहूलियतों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था, काफी लोगों द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा भी एक मांग उठ रही थी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स फ्री हैं उनको कहीं ना कहीं रियायतें मिलनी चाहिए। आप पूरे देश को एक ही आंख से नहीं देख सकते, कहीं ना कहीं जहां पर कोरोना का प्रभाव कम है उस पर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देने होंगे, जहां पर हालात मिडिल क्लास है, मतलब मिड एज्ड है, वहां पर आपको थोड़ा सा बेहतर उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ करना पड़ेगा। जैसे कैब एक ऑप्शन है कि आप एक ड्राइवर के साथ एक कैब में एक व्यक्ति जा सकता है, तो तमाम सिक्योरिटीज के साथ। और जहां तक रेड जोन की बात है जिसमें हम आते हैं बाय डिफॉल्ट, तो वहां पर एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है उनको अभी थोड़ा सा और जाहिर है इंतजार करना पड़ेगा, चीजें बेहतर बहुत जरूरी भी है। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने एक चीज तो है, हिंदुस्तान ने कहीं ना कहीं, माने या ना माने, कोरोना पर एक तरह से 70% विजय पाली है। 30% के हम वैसे फेज में हैं जहां पर हमारी जिम्मेदारी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑन अ लाइटर नोट मैं बता देता हूं कि हिंदुस्तान हमेशा फाइनल में ही हारता है। अगर आप क्रिकेट को भी लेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस चीज की रहे, अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स में रहेगी। और जैसा कि आज अभी आपने बताया कि लिकर शॉप, शराब की जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं, वो भी हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वहां पर इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि पुलिस तो जाहिर है रहेगी ही, पुलिस ने पिछले कुछ समय से जिस तरह से एक रोल निभाया है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। लेकिन मुझे लगता है एज अ सिटीजन और एज अ बिजनेसमैन, अगर आपकी दुकान है या फिर आप लेने भी जा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही, चाहे लाइन कितनी भी लंबी हो। उसके साथ साथ ग्लव्स से लेकर वो तमाम चीजों का इस्तेमाल बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर एक गलती हुई, अगर ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में लोगों ने, नागरिकों ने गलती की, तो इसका खामियाजा फिर से ना भुगतना पड़े और ये रिसाइकल होकर फिर से सारी चीजें दोबारा हम उसी स्टेज पर आकर खड़े हो जाएंगे। अरविंद जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, देखिए, सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी अब यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक विपक्ष ने भी कहा कि लॉकडाउन ही सिर्फ एक सलूशन नहीं है, आपको और तमाम चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था हमारी डूबती जा रही है, इन चीजों को मैनेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो एक जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि चीजों को पटरी पर लाने के लिए कहीं ना कहीं एक कोशिश हमें अभी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अब विपक्ष की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होगी कि लोगों को समझाने में और जागरूकता फैलाने में आपका भी अहम रोल होने वाला है। बात है, विपक्ष के लीडर्स की बात है, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और इस पर काफी चर्चा भी करी है, इस परेशानी पर काफी प्रकाश भी डाला है जी।
विपक्ष एक दायरे में ही अपना काम कर सकता है और मुझे लगता है ऐसे माहौल में जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी तरीके से सरकार की होती है, लोगों की भी होती है और विपक्ष को भी जो करना चाहिए वो विपक्ष कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के सामने भी दुविधा है, मुश्किल है, क्योंकि हम इस कोरोना वायरस में हमारे सामने 3 परेशानियां हैं, 3 छोर से परेशानियां हमारे पास हैं। पहला है हमारा जो पॉपुलेशन साइज है, सैंपल है जी, वो लगभग दुनिया में सबसे बड़ा है, चाइना के बाद हमारा है। दूसरी परेशानी हमारे पास ये है कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। जैसे कि लगभग 1000 लोगों पर एक डॉक्टर की एवरेज है, 10,000 बेडों 7 लोगों पर 10,000 बेडों पर केवल 7 लोगों पर केवल 10,000 अभी कह सकते हैं कि लगभग 10,000 जो बेड हैं वो केवल 7 लोगों पर औसत आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ। और तीसरी परेशानी ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत एक तरीके से कमजोर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 90% जो व्यापार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और जैसे आपने देखा कि जिस तरीके से लेबर जब पलायन करके अपने घर वापस गई तो लगभग 10 से 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इन तीनों को बैलेंस करने की जिम्मेदारी सरकार की है और मुझे शायद ऐसा लगता है कि इस बार ये जो लॉकडाउन बढ़ाया है अब तक हमने झेल लिया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 80 से 85% जो बिजनेस हैं हमारी कंट्री में, जो 6.5 करोड़ MSMEs हैं हमारी कंट्री में, उनकी जो वर्किंग कैपिटल है, उनकी जो लिक्विडिटी होती है केवल 15 से 20 दिनों की होती है और हम ऑलरेडी 40 दिन हम क्रॉस कर चुके हैं। तो अब ये जो 15 दिन है ये पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत घातक साबित होने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए अरविंद, आपकी बात सही है, लेकिन इसमें सिचुएशन ये भी है कि पूरी तरीके से आप सरकार अगर ये कर देती कि पूरी तरीके से लॉकडाउन खोल ले तो हम उस सिचुएशन में आए ही नहीं है। अभी आंकड़ा जो हम 35 देख रहे हैं, अगर ये खोल दिया गया तो हम और आप सोच भी नहीं सकते कि आंकड़ा कहां पहुंचेगा। एक जो कोशिश अभी सरकार ने थोड़ी ढील देने की है, मुझे तो डर इस बात का है कि जैसा अभी शिवम त्यागी ने कहा कि अंत में हम हार जाते हैं जाके, डर मुझे पर्सनली इस बात का है कि अगर इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई, कोई गलती, सरकार, प्रशासन, इंसानी गलती हुई तो हम वापस से उसी स्टेज पर आ जाएंगे। विपिन जी, मैं आऊंगी अरविंद इसके बाद आपके पास। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि पहली बात तो जिसका अंदेशा जताया जा रहा था वही हुआ। लॉकडाउन की अवधि बढ़नी थी और वो देखिए बिल्कुल स्वाभाविक भी है और उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करें जब सबसे पहली बार 24 तारीख को जब राष्ट्र के नाम संबोधन करा प्रधानमंत्री मोदी ने और ये इसकी घोषणा करी कि हम 21 दिन का लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो देखिए वो, और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जिस तरह से हमने महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता, उसी तरह से आप इसको युद्ध मान के चलिए और तभी आप इस पे काबू पा पाएंगे। और अभी तक देखिए लोगों, अभी सिर्फ हम बार करते हैं कि कोरोना के योद्धा जो हैं उनको सलाम करना चाहिए, और साथ साथ पूरी देश की जनता भी बधाई के पात्र है। और क्योंकि कारण यह है कि जिस तरह से संयम बरता है, घर में लॉकडाउन में रहना अपने आप में एक तपस्या है, किसी तपस्या से कम नहीं है, तो वही अनुशासन का अनुपालन अभी और करना पड़ेगा। क्योंकि जहां पर देखिए वो जैसे पुरानी कहावत है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, हाँ। तो वही वाली बात है कि आपने थोड़ी सी लापरवाही करी या आपकी थोड़ी गलती हुई, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया, नियमों का उल्लंघन करा और बड़े हल्के में ले लिया, तो जो गलती अमेरिका ने करी है, और वहां के तो आप देखिए राष्ट्रपति ने बड़े हल्के में लिया था सोशल डिस्टेंसिंग को और बोला था ये ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं होता, और वही कारण है कि आज उनको इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है कि पूरा अमेरिका लॉकडाउन की कगार पे है। और अभी तो ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे, अब जैसे थोड़ी रियायत दी गई है तो ये भी एक अच्छी राहत की सांस है, लेकिन उसमें ये इसका मतलब नहीं है कि हम हल्के में ले लें, अभी बल्कि सावधानी और करनी पड़ेगी। मैं शिवम से सहमत हूं कि आखिरी में जाके हिंदुस्तान अगर थोड़ी ढील दे दे और हम हल्के में ले लें तो हम ये मैच, इसको अगर मैच मान के चलें या ये मान के चलें कि ये महायुद्ध चल रहा है, तीसरे युद्ध से, विश्व युद्ध से कम नहीं है। फर्क इतना है कि हम लोग सब एक हैं और एकजुटता ही हमने दिखानी है, क्योंकि आप अगर राज्य सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार के साथ जिस तरह से तालमेल बना हुआ है तो अपने आप में ये बड़ा प्रशंसनीय है। हर एक राज्य, कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि उनके जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं और श्रमगार हैं, कामगार हैं, कहीं भी फंसे हुए हैं या छात्र हैं, तो वो घर वापसी हो उनकी और उनका, ताकि उनको राहत की सांस मिले। उनके परिवारजन भी बड़े परेशान है इस समय। लेकिन मैं साथ में एक बड़ी दुख की बात है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात करके कि जब कोरोना योद्धा जो हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर जो इस समय सड़कों पे उतरे हुए हैं और ये देखने के लिए कि कैसे एक आम आदमी का हित हो सके, उन पे जब हमले होते हैं वो बड़ा दुख होता है। और साथ में देखिए, मैं बड़ी अहम बात है कि
जब डॉक्टरों पे हमले हुए या पुलिस कर्मियों पे हुए तो मीडिया सबसे पहले आगे खड़ा हुआ। और देखिए उधर जब मीडिया कोई सवाल पूछे तो मीडिया पे इल्जाम लग जाते हैं। अब देखिए ना, हम क्या सवाल उठाएंगे नहीं? अगर पीपी किट की बात करें, आप कहीं उसमें अंदेशा जताया जा रहा है या कुछ कमी पेशी है तो देखिए गलत को तो गलत ही बोला जाएगा। और उसमें आप जो अंग्रेजी की कहावत है शूटिंग द मैसेंजर, और देखिए अब तो विसल ब्लोअर एक्ट भी है 2014 में जो आया, 2011 में पहले बिल था फिर वो एक्ट बना, उसको भी थोड़ी मजबूती मिलनी चाहिए ताकि पत्रकार लोग जो है, मीडिया के लोग जान जोखिम में डाल के जो काम करते हैं ठीक है, बिल्कुल वो खुले में काम कर सके। मैं आऊंगी आपके पास में। प्रियंका गांगुली जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी ये सवाल किया था कि विपक्ष की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, सरकार की तो जाहिर बढ़ेगी, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कहीं ना कहीं बहुत हद तक बढ़ने वाली है मैम, क्योंकि अभी तक हमने देखा इतनी सख्ती से जब लॉकडाउन को पालन करवाया जा रहा था तब लोगों ने लॉकडाउन को पूरी तरीके से तोड़ने की, ध्वस्त करने की, डॉक्टरों को मारने की, मीडिया को मारने की और पूरी तरीके से तहस नहस करने की कोशिश की, अननेसेसरी बाहर घूमने की, सब्जी मंडी में भीड़ लगाने की, राशन की दुकान पर भीड़ लगाने की। ये तब हुआ जब लॉकडाउन बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा था। अब ये जो ढील दी गई है, आपको लगता है वास्तविकता में लोग ये समझ पाएंगे कि इस ढील का मतलब है क्या? आई थिंक श्रुति जी, यहाँ पर एक बात हमारे सारे साथियों ने जो बोला है उसको ही मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी। हमारा लॉकडाउन सक्सेसफुल हुआ ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने एकजुट होकर, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, मीडिया, डॉक्टर्स, हमारे सैनिटेशन वर्कर, हमारी पुलिस कर्मी एंड इवन द सिटीजन, तो यहाँ पर सब लोग मिलकर हमने एकजुट होकर इसका पालन किया, इसको सक्सेसफुल बनाया। जैसा कि आप बता रही है, बिल्कुल सही है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की और सिटीजन्स की खास करके और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार हमें ये टेस्ट कर रही है कि आप अच्छे बच्चे थे तो आपने इसका पालन किया, आपने कहीं ना कहीं हमारा साथ दिया। जैसे बच्चों को हम कहते हैं कि आप ये काम करोगे तो आपको ये चीजें पुरस्कार मिलती है। तो इसलिए आई थिंक ये जो जोन्स डिवाइड हुए हैं, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, अब रेड जोन को ये देखना है कि किस तरीके से हम ऑरेंज जोन पे पहुंचे और इवेंचुअली ग्रीन जोन पे पहुंचे। तो यहाँ पर सिटीजन का बहुत बड़ा दायित्व है। सरकार अपना काम कर रही है, बिल्कुल बखूबी से कर रही है। योगी जी को मैं खासकर यहाँ पर धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यूपी में खासकर गौतम बुद्ध को जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया है, मतलब कुडोज, बहुत अच्छा काम किया है। हम सब उनके साथ हैं। धीरे धीरे हम सारे जना एक साथ मिलकर, एकजुट होकर कोरोना को हराएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। शिवम जी, अब पुलिस की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि देखना उन्हीं को है। शराब की दुकानें चूंकि खुल रही हैं तो कंसर्न उसको लेकर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फाइनेंशियली ये फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राजस्व का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है। अब वहां से कुछ भी नहीं आ रहा है, जाहिर तौर पर उससे बहुत सी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, वो भी बहुत जरूरी था। लेकिन अब इसके साथ साथ चूंकि लोगों की मानसिकता क्या हो गई है, घरों में कैद हुए इतने दिनों से, उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे लिए आसान है। हम लोग भले ही जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन अपने घरों से कैद नहीं है, बाहर निकल के काम करते हैं। अच्छा खासा हमारा टाइम निकलता है काम करके। लेकिन जो लोग अपने घरों में कैद हैं, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फ्रस्ट्रेट भी हैं, मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनको कंट्रोल करना और संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऐसा कह दूं कि बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा तो ये सच नहीं है। जाहिर है मुश्किलात जरूर होंगी, क्योंकि एक लंबे समय से लोग घरों में हैं और कहीं ना कहीं एक जो फाइनेंशियल जो एक एस्पेक्ट है उसको कवर करने की तो जरूरत है। सरकार उस पर लगातार काम कर रही है और योगी सरकार ने, आपने देखा होगा, लगातार चाहे वो संगठित क्षेत्र हो, असंगठित क्षेत्र हो, हर तरह से किसी ना किसी तरह से, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की हम बात करें, हमने कोशिश की है कि हम लोगों तक पैसा पहुंचाएं। और उसमें सरकार ने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल भी सेट किया है। मैं जैसा कि लगातार कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो नॉन नॉनसेंस चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं। सिर्फ काम पे फोकस रहा है, सारी चीजें, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हुई है तो तुरंत उस चीज का निवारण हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, पुलिस के लिए दिक्कत है और पुलिस को थोड़ा सा और सतर्कता बरतने की जरूरत है अभी फिलहाल। लेकिन मुझे लगता है कि सिटीजन्स जो हिंदुस्तानी हैं, जो लोग हैं, जो हमारे आसपास रहने वाले सभी हैं, वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझते हैं। देखिए, पुलिस आपके लिए सड़कों पर है, पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए ही। अगर आपको लगता है कि कहीं पर पुलिस
कोई हल्का बल प्रयोग कर रही है या किसी को 4 डंडे मार रही है, उसका एकमात्र एजेंडा सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें। अब एक चीज जो लगातार देखी कि जाहिर है राजस्व के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक्साइज के नाम पर किसी भी सरकार को कोई भी पिछले महीनों में अगर मैं बात करूं तो 1 रुपए की कमाई नहीं है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये डिमांड भी लगातार उठती जा रही थी कि अभी कई सेलिब्रिटीज ने भी ये ट्विटर पर डाला था, ऋषि कपूर साहब ने भी, जो अब नहीं रहे, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये बात ट्विटर पर डाली थी कि जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं मुझे लगता है कि दुकानें खोल देनी चाहिए। तो सरकार ने ये कदम लिया है, मुझे लगता है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। पुलिस की जिम्मेदारी बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन खरीदने वाले की भी जिम्मेदारी है, बेचने वाले की भी जिम्मेदारी है। नहीं तो आपको वो केस याद होगा कि दिल्ली में अभी क्या हुआ था कि एक पिज्जा वाले को कोरोना पॉजिटिव पाया था और उसने करीब 70 लोगों को पिज्जा दिया था और उसके बाद करीब 250 लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा था। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी बेवकूफी आप पे बेहद भारी पड़ जाएगी। पुलिस शायद आपको ना भी देख रही हो, ऐसा हो सकता है कि कहीं मॉडल शॉप के बाहर आपको पुलिस वाला ना दिखे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जैसे हम जनरली इंडियंस ट्रेन में, शराब की दुकानों पर करते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं। अगर ऐसा करोगे, आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं उसके लिए, लेकिन ये आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए खतरा बन जाओगे। और जहां तक बात फाइनेंस की है, मेरे मित्र अरविंद ने कहा कि फाइनेंशियल इश्यूज जो है आने वाले टाइम में होने वाले हैं और वर्किंग कैपिटल का एक इशू है। मैं मानता हूं जरूर, बिल्कुल फाइनेंशियल इश्यूज तो इस देश को क्या, पूरी दुनिया को फाइनेंशियल इश्यूज अभी फिलहाल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा एस्पेक्ट हिंदुस्तान की पहली प्रायोरिटी पहले दिन से रही है। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें अपने लोगों को बचाना है, जान भी और जहान भी। जाहिर है कि जो ग्रीन जोन है वो तो खुली गए हैं, और ऑरेंज जोन में भी थोड़ी चीजें रियायत बढ़ती गई है। धीरे धीरे जो रेड जोन है ये भी, हम इससे भी बाहर निकलेंगे और चीजें बेहतर होगी। एक समय जब हमने शुरुआत की थी तो हालत बेहद खराब थी, बीच में जब तबलीगी का माहौल था तो तब आपने देखा था किस तरह से हुआ है। मोर्टेलिटी रेट हमारा पहले से सुधरा है। मोर्टेलिटी जो है, मतलब जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें पॉजिटिव केसेस की जो एक वो है, जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ये भी अपने आप में एक बेहतर चीज है, लेकिन हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जनसंख्या डेंसिटी है, वो एक सच्चाई है, लेकिन अगर ये बीमारी अगर रैपिड लेवल पर आगे जाके फैल गई तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए सरकार इकोनॉमिक फ्रंट पर भी देख रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं कलेक्शंस आनी शुरू हो। सरकार ने ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में तमाम वो चीजें खोलने के लिए भी कहा है, फैक्ट्रीज को दोबारा से शुरुआत करने के लिए भी चीजें शुरू हुई हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं या मानते हैं कि एकदम से सारी चीजें खोल दी जाएं, तो मुझे लगता है वो बेहद खतरनाक हो जाएगा। और जैसा कि आपने खुद ही देखा है, नोएडा अपने आप में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक हब है कमर्शियल चीजों का, लेकिन और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहां से सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को और तमाम लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हब है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि नोएडा में भी इंसान रहते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी वाले फ्रंट पर ही सोचेंगे और इंसानियत या फिर मानवता को बिल्कुल एक तरफ रख देंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही खतरनाक बिल्कुल। अरविंद, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हमें 40 दिन मिले थे, 40 दिन में हमें ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना चाहिए था, अपना एक फाइनेंशियल मॉडल तैयार करना चाहिए था, कौन सी फैक्ट्रीज खोलनी है, कौन से काम खोलने हैं, कौन से ट्रेड खोलने हैं, ताकि ये जो एक इकोनॉमिक शॉक है उसको हम कंटेन कर सकें। ये बार बार एक बात आती है कि बाकी देशों ने पूरा लॉकडाउन कर दिया, अमेरिका ने पूरा लॉकडाउन कर दिया, हमको भी लॉकडाउन कर देना चाहिए और हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। बात सही है, बट अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन में, इकोनॉमी में और हमारी में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, देखिए अरविंद जी, मैं बिल्कुल भी इस बात से आपकी सहमत नहीं हूं कि हमने अमेरिका को देख के लॉकडाउन किया है। बिल्कुल भी नहीं, अमेरिका को देख के लॉकडाउन नहीं किया। अमेरिका में 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है सर। ये आपको आंकड़ा बहुत अच्छे से मालूम होगा। हमने बिल्कुल भी उनको देखकर लॉकडाउन नहीं किया। लॉकडाउन जरूरी था इसलिए हमारे देश में किया गया, क्योंकि जो आंकड़ा अभी 35,000 का आप देख रहे हैं, ये कितना बढ़ा होता इसका आइडिया हम लोगों को नहीं है। जी हाँ, तो लॉकडाउन पार्ट 3 यानी कि जिस बात की आशंका लगाई जा रही थी वो आखिरकार परिस्थिति हमारे सामने है, जो सही भी है।
हमारे और आपके भले के लिए है, लेकिन ये लॉकडाउन जो पार्ट 3 हमारे सामने है, ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक राहत लेकर आया है। अरविंद जी, मैं आपकी बात पर ही वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि अमेरिका में ये सिचुएशन है और फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब कंपैरिजन हम नहीं कर सकते उन चीजों का, बिल्कुल सही है आपकी बात सर, हम फाइनेंशियली कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहना बहुत गलत होगा सर कि लॉकडाउन हमने अमेरिका को देखकर लगाया कि अमेरिका कर रहा है तो हमें भी लॉकडाउन कर देना चाहिए। ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, हमारे और आपके लिए ही है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में प्रधानमंत्रियों तक लॉकडाउन पहुंच रहा है, प्रिंस तक लॉकडाउन पहुंच रहा है, वो कोरोना वायरस पहुंच रहा है। तो आप ये सोचिए कि कितना घातक और कितना खतरनाक ये वायरस है कि किसी को पूछ कर नहीं आएगा कि आप प्रधानमंत्री हैं या आप मुख्यमंत्री हैं या आप आम नागरिक हैं, आम इंसान हैं। और रूस के प्रधानमंत्री को भी हो गया। दूसरी बात सर, कांग्रेस पार्टी बार बार ये दावा करती है कि हम ऐसी परिस्थिति में अपने देश के साथ में, अपनी सरकार के साथ में, अपनी जनता के साथ में खड़े रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी इस बात का ऐलान करती है कि अपने जो शासित राज्य हैं कि यहां पर आप तिरंगा फहराइए, क्योंकि लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने हमारे साथ में पूरी तरीके से बायसनेस दिखाई है, भेदभाव किया है, भेदभाव का आरोप लगाया। आपको वाकई में लगता है कि ये सब कर कर कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम सरकार और देश के साथ में? अरविंद जी, आवाज का शायद प्रॉब्लम है। जी, ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों ने अपनी चिंता जाहिर की है, बंगाल में भी की है, साउदर्न इंडियन स्टेट में भी की है। ये तो कोई मुख्यमंत्री अगर परेशानी महसूस करेगा उसका सरकार को बताना कुछ गलत नहीं है। और अभी आदान प्रदान होगा, आपस में डिबेट होगी, तभी सॉल्यूशन निकल के आएंगे। अगर कोई सरकार चिंता जाहिर करती है तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है सर, वो पहले भी जमातियों का मामला हुआ, तमाम चीजें हुई, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तो कम ही ट्वीट करते हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम ट्वीट्स आते रहे हैं, उसमें सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी है। देखिए, सुझाव देने की बात अलग होती है सर, अरविंद जी, सुझाव देने की बात अलग होती है। आप ये एक लाइन बोलते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, उसके बाद आप उसके अलावा तमाम इफ बट लगा देते हैं। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने फलाना नहीं किया। महाराष्ट्र की तस्वीर आपके सामने है सर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, वहां पर आप भी सरकार का हिस्सा है। संजय निरुपम यहां पर आकर कहते हैं कि हम हर एक के मुंह में खाना नहीं खिला सकते, हर एक को निवाला नहीं दे सकते। हम ये वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि हमारे एक व्यक्ति को खाना नहीं खिला सकते हैं महाराष्ट्र में, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी हम नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद में आप आलोचना करने बैठ जाते हैं। हमारा सवाल पूछने का सर आपसे मतलब सिर्फ इतना है कि इस समय पर कोई इलेक्शन नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, हम सभी अगर साथ में मिलकर मैदान में होते तो शायद वो ज्यादा सही होता। ये साथ मैदान में है और पार्टी ने कोई आलोचना नहीं की है, अपने सुझाव दिए हैं। और किसी एक अच्छे सिस्टम में, अच्छे देश में सबको सुझाव देने चाहिए। अगर सुझाव नहीं आएगी सरकार भी काम नहीं कर पाएगी, सरकार को सुझाव चाहिए। ठीक है, शिवम इसका जवाब देंगे, मैं आऊंगी विपिन जी इसके बाद, जस्ट शिवम इसका जवाब देंगे। शिवम, लगातार विपक्ष आपको सुझाव दे रहा है, आप उसको गलत नजरिए से देखते हैं? देखिए, सुझाव देना एक चीज होती है और कमेंट करना किसी भी चीज पर दूसरी। जहां तक आपने वेस्ट बंगाल की बात की, वेस्ट बंगाल का अगर अरविंद जी को पता है थोड़ा तो मैं बता देता हूं। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, 23 तारीख तक वहां पर कोरोना से मरने वालों की संख्या थी 13, 24 तारीख को वो सीधा हो गई 57। इसके पीछे वजह थी कि जो सरकार है, केंद्र सरकार लगातार ये कह रही थी कि वहां पर जो है कोरोना पॉजिटिव्स के जो केसेस हैं उनको छुपाया जा रहा है। हाँ। वहां पर कमेटी इसलिए नहीं बनाई कि कुछ बेहतर करे डॉक्टर्स के साथ, वहां पर राज्य सरकार ने, ममता दीदी की सरकार ने इसलिए कमेटी बनाई कि जो कितनी मौतें हो रही हैं वो देखा जाए। उसके बाद जब केंद्र सरकार ने इंटरवीन किया, वहां पर पाया, सिचुएशन देखी तो आप सामने चीजें समझ में आई और उसके बाद वहां की राज्य सरकार को परेशानी शुरू हो गई। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर वहां पर इलेक्शंस हैं तो इसका यह मतलब है क्या कि आप जो है वहां पर कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस हैं या उनसे जिनकी मौत हो रही है उनको आप बताएंगे नहीं देश को, इसलिए क्योंकि उससे आपका रेपुटेशन खराब होगा। यह मामला देश की जनता का है और अगर किसी को भी पॉजिटिव होता है तो यह कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन आपको सही नंबर्स देने पड़ेंगे ताकि चीजें बेहतर हों। अब भेदभाव की बात करते हैं, जो लगातार आपने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल नहीं।
एक चीज मुझे बताइए, अगर इस देश में कहीं पर भी कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ती है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य में चाहे कांग्रेस शासित राज्य में, तो कहीं ना कहीं बढ़ती तो देश की ही है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो जो फिगर है वो पूरे हिंदुस्तान की जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि ये कहेंगे लोग कि पंजाब के अमरिंदर सिंह जी के यहां से इतने केसेस हैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के यहां से इतने केसेस हैं, वैसा कुछ नहीं है। सुझाव कोई भी दे उसका स्वागत है, लेकिन अगर आप इस समय में भी राजनीति करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत ही गलत मैसेज होगा इस देश की जनता के लिए, और ये बहुत हास्यास्पद भी है क्योंकि अभी फिलहाल जो है ना तो राज्यों को देखकर पॉलिसी बनाई जा रही है, ना किसी चीफ मिनिस्टर को, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को। अभी पॉलिसी बनाई जा रही है कोरोना की सिचुएशन को देखकर। किसी स्टेट में वो खराब है, किसी स्टेट में वो थोड़ा बेहतर है, कहीं पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ही स्टेट में 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं, कहीं पर रेड जोन में है, कहीं ऑरेंज में है, कहीं ग्रीन में है। तो मुझे लगता है यहां राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात सुझाव का है, मैं कहता हूं स्वागत है। आदरणीय राहुल गांधी जी अगर कोई सुझाव देना चाहते भी है, बहरहाल उनका सुझाव कैसा होता है वो सभी जानते हैं, लेकिन स्टिल अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सरकार उनको इंक्लूड भी करेगी, प्रोवाइडेड कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो और राजनीति से परे हो, हिंदुस्तान की जनता के लिए हो। बिल्कुल। चलिए बिपिन जी। मैं देखिए बोलना चाहूंगा कि टाइमिंग पे तो सवाल ही कोई उठा नहीं सकता। आपने लॉकडाउन जब घोषणा करी, प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को आकर 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करा। पहले 22 मार्च को पहले जनता कर्फ्यू का पालन सबने करा, और फिर 5 बजे आके उन लोगों का अभिवादन करा जिन लोगों ने जो योद्धा हैं असल माने में। और आप देखें उसके बाद जनता ने किस तरह से बढ़ चढ़कर समर्थन करा। तो टाइमिंग पे तो सवाल ही कोई नहीं उठा सकता कि हमने, क्योंकि देखिए समय रहते हमने इस मामले की सुध ली, और जब WHO ने भी इस बात को माना कि हिंदुस्तान ने जो कदम उठाने थे वो बिल्कुल सही वक्त पे लिए, तो यहां पर तो किसी बात का, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आप करें कि यहाँ पर जो गैर सरकारी संस्थान है, उनकी भी योगदान, उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ चढ़कर काम करा है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगा डॉक्टर SPS ओबराय का। पंजाब की हम बात करते हैं, देखिए PP किट्स का मामला आया, पत्रकार लोग भी, पत्रकारों का क्या काम है, उनका दायित्व बनता है कि अगर सरकार में की कुछ कमियां हैं तो उसको उजागर करें, सरकार तक बात पहुंचे, वो संदेश पहुंचे। क्योंकि देखिए ना, अब जैसे भाजपा के कुछ विधायकों ने बेबुनियाद बात करी, उन्होंने बोला कि सब्जी वाले से आप थोड़ा, जब तक उनका धर्म ना पता हो उसके आधार पे आप सब्जी लें या वो, तो उसमें मेरा ये मानना है कि उसमें आप प्रधानमंत्री को दोषी नहीं करार कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हर मंच पर बड़ी सकारात्मक बात करते हैं। और उन्होंने तो पहले भी बात करी थी कि गौ रक्षा के नाम पे जो भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो यहाँ, और प्रधानमंत्री तो हमेशा ये बात बोलते हैं कि गलत को गलती बोलते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं डॉक्टर ओबराय की बात कर रहा था। देखिए अभी समय की नजाकत समझते हुए जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने जाके PP किट्स पहुंचाए हैं, और जो N95 मास्क है वो पहुंचाए गए हैं, और उसके पहले पंजाब में दिए। तो यहां पर योगदान देखिए, तालमेल है कि गैर सरकारी संस्थान जो हैं सरकार की तरफ से, तो ये तालमेल है, और यही तालमेल जो है राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में रहा है, तभी आप कोरोना पे जीत पाएंगे। और अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, अरविंद भाई ने अभी अमेरिका की बात करी, वो तो देखिए किसी भी आप दृष्टिकोण से देखें, अमेरिका को तो उदाहरण आप वैसे भी नहीं दे सकते, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो कितनी बेबुनियाद बात कर दी थी, उन्होंने तो धज्जियां उड़ा दी थी सोशल डिस्टेंसिंग की। तो अमेरिका और हिंदुस्तान का तो वैसे भी मुकाबला नहीं हो सकता, और अमेरिका तो आज उस कगार पे है कि पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। और क्योंकि उन्होंने हल्के में ले लिया कोरोना को, और वो गलती हिंदुस्तान ने नहीं ली, क्योंकि अरविंद भाई ने अपने आबादी की भी बात करी हिंदुस्तान की। तो अगर आप आबादी को ले मद्देनजर रखें और साथ में यहां पर जो स्वास्थ्य के मामले में व्यवस्था है, तो बाकी देश, यूरोपीय देश और इटली, स्पेन और अमेरिका तो हमसे लाख गुना आगे हैं, उनकी आबादी भी कम है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से स्थिति को नियंत्रण कर रखा है कोरोना को लेकर। और अभी भी वही जो अनुशासन हमने अभी तक दिखाया है उसको आगे लेके जाना है, क्योंकि हल्के में नहीं लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रियायतें दी गई हैं और आपको राहत की सांस मिली है तो आप बिल्कुल एक तरह से खुले में निकल जाएं। प्रियंका जी से मैं इसी पर सवाल लेना चाहूंगी। प्रियंका जी देखिए, बार बार हम फूंक फूंक कर कदम रखने वाली बात कर रहे हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। सरकार काम करेगी, प्रशासन काम करेगा, मीडिया काम करेगा, डॉक्टर काम करेंगे, पुलिस वाले भी काम करेंगे, लेकिन आपको यानी कि आम नागरिक को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनेगी। अगर हर एक व्यक्ति खुद अपनी जिम्मेदारी सिर्फ ले ले कि हम अपने
अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, एक कसम खा ले कि इन रियायतों के साथ में रियायतों को पूरी तरीके से छूट ना समझी जाए कि हमें पूरी तरीके से छूट मिल गई है या हमने लॉकडाउन पर विजय पा ली है। हमने लॉकडाउन पर विजय बिल्कुल नहीं पाई है, कोरोना पर विजय हमने नहीं पाई है। ये छूट हमें मिली है कुछ एक जोन में, यानी कि 307 पूरे देश में ऐसे जिले हैं जिन्हें ग्रीन जोन डिक्लेयर किया गया है, 307 ओनली। तो अभी बहुत ज्यादा हमें खुश होने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए श्रुति जी, आई थिंक बिल्कुल सही बात आप कह रही है। और पहली बार हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, इसमें हर एक जना शामिल है, उसको ये दिखाने की जरूरत है कि वो खुद कितना डिसिप्लिन है और कितना ज्यादा वो आज के दिन में कंट्री के साथ खड़ा है। और कोई तरीका नहीं है इसमें, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। नेशनल लेवल पे लीडरशिप पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी। आई थिंक मोदी जी एज अ लीडर विक्टोरियस है, बहुत बेहतरीन काम किया है। हिंदुस्तान आज जिस मुकाम पे खड़ा है, वेस्ट ने हमारे को नोटिफाई किया है, वेस्ट ने एक्नॉलेज किया है कि हमने कोरोना को किस हिसाब से हराया है। तो लीडरशिप में कोई नहीं है। राष्ट्र लेवल पे मैं खुद नोएडा की वासी हूँ, तो योगी जी बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अगर मैं रीजनल बात करूं, यहाँ पर हर एक सिटीजन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं श्रुति, रियायतें दी गई हैं, उस रियायत को हम किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से डिसिप्लिन के साथ। अगर हमें ये कहा गया है कि हम आज लिकर शॉप खोल रहे हैं, हमें जाना है खरीदने के लिए, तो चाहे हमें कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, हमें वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, हमें वो मास्क पहनना पड़ेगा, हमें वो ग्लव्स पहनना पड़ेगा, हमें वो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो हर एक सिटीजन का इस वक्त ये मानना होना चाहिए कि देश को अगर हमें जिताना है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एज ए सिटीजन आप सामने आए। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए प्रियंका जी, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बहुत क्लियरली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मास्क और ग्लव्स का जो नाता हमारे साथ रहने वाला है वो सिर्फ 17 तारीख तक ही नहीं बल्कि ये लंबा चलने वाला है। चीजें और खुलेंगी, हमें रियायतें मिलेंगी, हमें छूट भी मिलेगी, हम धीरे धीरे पटरी पर आने शुरू हो रहे हैं। लेकिन ग्लव्स और मास्क, दो चीजों को आप बिल्कुल गांठ बांधकर अपने साथ 24 घंटे रखिए जब आप अपने घर से बाहर हों, क्योंकि इसका रिश्ता आपके साथ में लंबा चलेगा। आपको अपनी जिंदगी बचानी है तो आपको इन दो चीजों को बहुत नेसेसरी अपने साथ में रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ रखिए या ना रखिए। शिवम जी, एक सवाल है मेरा, जितने मजदूरों को बाहर से लाया गया है अलग अलग राज्यों से, बहुत सराहनीय कदम प्रशासन की ओर से ये उठाया गया है, लेकिन अब उनकी रोजी रोटी का भी संकट बहुत ज्यादा है। हालांकि सीएम खुद इस बात पर नजर बरकरार रखे हुए हैं कि किसी तरीके से जैसे मिलें चालू होंगी या फैक्ट्रीज चालू होंगी या कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो कहीं ना कहीं उनको वहां पर एडजस्ट किया जाए। लेकिन भारी संख्या में मजदूर बाहर से आए हैं और ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में मजदूर वर्ग बहुत बड़े लेवल पर रहा है, ये सभी जानते हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो एक चीज देखनी होगी कि जिस तरह से सभी मजदूर अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्रायोरिटी है कि उनका 14 दिन का क्वारंटीन कराया जाए। और जितने भी राज्यों में से आकर वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आए हैं, हमारा पहला प्रायोरिटी हमेशा से सिर्फ यही रहा है कि पहले वो 14 दिन का पीरियड पूरा किया जाए। उसके बाद जहां तक बात मजदूरों की है, सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि धीरे धीरे अब हमने ग्रीन जोन डेवलप करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो जाहिर है वहां पर इस समय वर्कर लेबर्स की जरूरत होगी। यह भी एक सच्चाई है कि जो लोग वहां पर काम करते थे वो शायद एकदम इतना इमीडिएटली रिज्यूम ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर भी बाहर से आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो जो लेबर हैं उनको वहां पर एक मौका है, वहां पर उनको काम मिलेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे ग्रीन जोन बढ़ता जाएगा, सरकार लगातार अपनी प्लानिंग्स के साथ आती रहेगी और तमाम फैक्ट्रीज और ये चीजें हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं छोटी सी आप बात करता हूं, जैसे ग्रीन और ऑरेंज जोन में तमाम तरह की फैक्ट्रीज और ये सब चल सकती हैं। तो उनके लिए जाहिर है मजदूरों की आवश्यकता जरूर होगी, तो कहीं ना कहीं वहां पर ये चीज कवर होगी। लेकिन अगर वहां पर उसके बाद भी कोई दिक्कत नजर आती है तो सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनका खाना पीना रहना और वो तमाम चीजें, उसके लिए लगातार सरकार ने आपने देखा था कि बैंक अकाउंट्स में पैसे भी भेजे हैं 2000 के हिसाब से, और आगे भी वो 3 महीने के लिए लगातार थे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा अभी 1 महीने से कुछ ज्यादा हुआ है, अभी फिर क्या है कि पॉजिटिवली अगर सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान चलती रही तो कहीं ना कहीं जो है इस 17 तारीख तक ये पूरा हिंदुस्तान फ्री होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और लग भी रहा है जिस तरह से चीजें बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन
अगर कहीं पर भी किसी मजदूर को कोई किसी तरह की दिक्कत है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि चीजें बाय डिफॉल्ट सरकार उसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ऊपर से केंद्र सरकार ने भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टास्क फोर्स बनाया हुआ है, जिसके अध्यक्षा खुद इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो भी उस पैकेज को लेकर क्या एक्सटेंड करना है। वैसे भी आपने देखा होगा कि जब हम इस लॉकडाउन में प्रवेश किए थे तो सरकार ने बिल्कुल, देखिए शिवम जी, मेरा सवाल ये इसलिए उठा था क्योंकि बहुत जगह पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत जगह थोड़ा नेगेटिव भी हमने देखा है कि लोगों को जो प्रॉमिस किया गया था, खाना पानी राशन की तमाम चीजें, वो नहीं मिल पाई हैं। अभी ही हमने वो चीजें चलाई थी कि 21 दिन 20 तारीख से उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, वो लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंसर्न सिर्फ इतना है कि ये सिचुएशन उनके सामने ना आए, क्योंकि अगर कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मौतें होंगी। मैं आऊंगी सर इसके बाद। जस्ट इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहता हूं अगर आपने कोई भी ऐसे रिपोर्ट चलाई है तो ये हमारी सरकार के लिए भी बेहतर है कि अगर कहीं पर कोई सेवा, कोई पानी, कोई खाना या किसी भी चीज की कमी है या दवाओं की वो नहीं पहुंच पा रही है और सरकार किसी वजह से 1% अगर वहां तक नहीं पहुंच पाई है और अगर वो मीडिया के द्वारा भी पहुंचती है, तो मैं कहता हूं ये एक बहुत ही बेहतर बात है। एक हेल्दी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है कि जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश एक महामारी से गुजर रहा है तो एक दूसरे की मदद से ही हम इससे बाहर निकलेंगे। जहां तक बात ऐसे केसेस की है, मैं 1-2 केसेस पर बिल्कुल नहीं कहता, जरूर कहीं ना कहीं कोई परेशानी अगर रही है तो उसको कवर किया जाएगा, लेकिन मेरी सरकार की जो पहली प्रायोरिटी रही है वो यही रही है कि कोई भी व्यक्ति भूख से, प्यास से, दवाई की कमी से, ठीक है विपिन जी आपसे कुछ सवाल पूछना मैं शिवम से 2 सवाल पूछना चाहूंगा। पहली बात तो जो राशन की कमी बताई जा रही है, खाने पीने की कमी बताई जा रही है, आपने बात करी बिल्कुल दुरुस्त है अपनी तरफ कि आपने बोला 14 दिन के लिए इनको क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा जितने ये मजदूर। देखिए श्रम दिवस है और लेबर डे है, तो पहली बात तो सब पूरे देशवासियों को बधाई उस चीज की, लेकिन साथ साथ जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं इस समय, उनके पास आपने गैर सरकारी जो संस्थान है उनका मैंने जिक्र करा, लेकिन सरकार की तरफ से मेरा पहला सवाल कि अभी जो राशन जहां पर नहीं पहुंच रहा और जहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसके लिए क्या हो रहा है। दूसरी बात कि आप मेक इन इंडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप पिछली सरकारों को बोलते थे पॉलिसी पैरालिसिस, बोलते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस है आपका, आप उससे ग्रस्त हैं, तो आपने अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए आपकी सरकार, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। तो ये स्किल इंडिया का अमल होना हम कब देखेंगे, क्योंकि ये ना भूले हम लोग कि ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है यहां पर, मजदूर वाला लेबर में, और अनऑर्गेनाइज संगठित सेक्टर भी है, और जो संगठित नहीं है, और संगठित जो नहीं है वर्ग वो 90% है। तो उसको कोई आपकी ऐसी योजना है कि उनको कुछ हुनर दिया जाए जल्दी से जवाब, उसके बाद अरविंद के पास। पहला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने, खास तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तब भी हम उसे राशन दें। राशन की तमाम दुकानें पूरी तरह से खुली हुई हैं, और अगर किसी के घर में कोई वृद्ध है तो उसको भी पेंशन गई है, स्किल्ड लेबर को भी पैसा गया है। इसके अलावा अगर किसी के पास आईडी नहीं है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे जरूर, वन कार्ड वन नेशन, दूसरा वन कार्ड वन नेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूं आपको कि फॉर द टाइम बीइंग, इस पेंडेमिक, इस महामारी में उत्तर प्रदेश सरकार उन लोगों तक भी राशन दे रही है, पहुंचा रही है जिनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड कुछ भी नहीं है। हमने उसका भी प्रबंध किया है। इसके अलावा आपने जो स्किल्ड लेबर की बात की, जाहिर है हमारा स्किल डेवलपमेंट से पर पहले दिन से फोकस रहा है। 2014 से जब से ये केंद्र में सरकार आई है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने इस पूरे देश में सेंटर्स खोले हैं, वहां पर लगातार चीजों को डेवलप किया है, और इसका फर्क भी अब आप देखेंगे। जिस तरह से नेम एंड शेम चाइना को किया जा रहा है और उसके बाद हिंदुस्तान में जब वो कंपनीज आएंगी तो जाहिर है स्किल्ड लेबर का तो एक यूटिलाइजेशन होगा ही होगा, इसके साथ साथ अनस्किल्ड लेबर है उसकी भी जरूरत होगी, क्योंकि एक प्लांट अगर बनता है फॉर एन एग्जांपल तो उसमें स्किल्ड जो लोग हैं उनको तो नौकरियां मिलती ही हैं, लेकिन अनस्किल्ड लोग जो लेबर क्लास होता है उनको भी नौकरियों के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये सरकार इस चीज को लेकर बहुत क्लियर कट है, और आने वाले समय में देखेंगे ये एक पॉजिटिव चेंज होगा। जैसे ही हम कोरोना से बाहर निकलेंगे तो ये जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पर लगातार हम काम कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, ये तमाम चीजों का कलेक्टिव रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा कि जब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज, जैसे कि जापान ने ऑलरेडी मना कर दिया कि हमें चाइना के यहां पर और काम नहीं करना है, चाइना में नहीं करना है, तो दक्षिण कोरिया ऑलरेडी कह चुका है, और तमाम कंट्रीज आने वाली हैं। यूनाइटेड स्टेट्स तो पहले ही बहुत एक तरह से तीखी नजर बनाए हुए हैं इस बात पर। तो आप देखिएगा कि जब ये देश कोरोना से बाहर होगा, पूरी दुनिया कोरोना से बाहर होगी, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट इस देश में होगा, और ये तमाम जो ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट और तमाम वो चीजें, स्किल्ड लेबर्स को आगे मतलब बढ़ाना। उम्मीद रखें कि आप जो ठीक है, अनस्किल्ड बिल्कुल। लेबर बोल रहे हैं वो स्किल्ड बनेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं बनेगा, आगे बिल्कुल बढ़ूंगी सर, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहूंगी। अरविंद, आप लगातार बात कर रहे थे सजेशंस की और डिबेट्स की, जो कि जब तक हम पॉइंट्स नहीं रखेंगे तब तक चीजें और ज्यादा कैसे सुधरेंगी। मैं चाहूंगी कि अब लॉकडाउन पार्ट 3 में जिस तरीके का प्रोग्राम, जिस तरीके का रोड मैप सरकार ने बनाया है, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन में देश को बांटा गया है और अलग अलग जोन्स में, ग्रीन जोन में बहुत हद तक छूट देने की कोशिश की गई है, जिससे कहीं ना कहीं वापस से पटरी पर आने के लिए हमें थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलेगी। तो कोई सुझाव अगर आपके पास में हो तो प्लीज आप दीजिए। देखिए, मेरा यही सुझाव है कि सबसे पहले हमें जो टेस्टिंग रेट है, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि हमारी टेस्टिंग इंप्रूव हुई है, वाकई में इंप्रूव हुई है। शुरुआत में लगभग 200-250 टेस्ट की एवरेज थी प्रतिदिन की, आज 20,000 के आसपास है। जो सज्जन ने उन्होंने कहा 49,000 के आसपास है। वो भी आप तकरीबन देखें तो मिलाकर 8 लाख बैठते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उनके आंकड़ों से 16 लाख बैठते हैं और देश की जनसंख्या है 130 करोड़। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टेस्टिंग है कम से कम 20 लाख प्रतिदिन हमें करनी पड़ेगी, तभी हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये उम्मीद करें कि हम हमेशा लॉकडाउन में रहें, तो वरना अगर हमें सिर्फ लॉकडाउन में रहना है तो कम से कम हमें 2 से 3 साल पूरे देश को लॉकडाउन में रहना पड़ेगा अगर इस वायरस से निपटना है तो क्योंकि आपने देखा कि लॉकडाउन में भी केसेस बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन 2,000 केस की एवरेज आ गई है। अरविंद, प्लीज आप इस बात को समझें। सर देखिए, आप एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर आप कोई बात बोलते हैं वो बहुत वैल्यू रखती है। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो अगर आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एडमायर करते हैं। तो मेरा आपसे प्लीज ये निवेदन है कि लॉकडाउन, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि हमें 3 साल 4 साल 10 साल लॉकडाउन में रहना है, लेकिन हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तमाम विशेषज्ञ देख लीजिए, तमाम डॉक्टर्स देख लीजिए, तमाम साइंटिस्ट देख लीजिए, उनके कहने का मतलब यही है कि लॉकडाउन ही एकमात्र सॉल्यूशन था अपने आप को इससे आइसोलेट और बचाने का। मुझे मेरी बात बस आप कहने दें, 30 सेकंड भी आप मुझे बोलने देती हैं, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। लॉकडाउन होना चाहिए, बट हमारे देश में, क्योंकि मैंने कहा जनसंख्या है और हमारे देश में और देशों के मुकाबले जो जनसंख्या है ज्यादा गरीब है और अनऑर्गेनाइज्ड है, तो हमें हम ज्यादा समय तक लॉकडाउन नहीं कर सकते। हमें सही तरीके से पूरा लॉकडाउन नहीं खोलना है, सिस्टमेटिक तरीके से हमें लॉकडाउन खोलना होगा, इंडस्ट्रीज को चुनना होगा, ताकि जो भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हम इसको रोक पाए। वरना अगर ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहा बिना किसी ठोस रणनीति के, हमने सिर्फ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन बनाई है, बट अगर आप देखें अंदर जाके डिटेल में कोई ठोस रणनीति हमारे पास नहीं है। अरविंद, आपने क्या चीजों को डिटेल से पढ़ा है सर? मैं आपको क्या पढ़ के सुनाऊं कि ऑरेंज जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन में देखिए, ग्रीन जोन में 50%, ग्रीन जोन में 50% बसें चलेंगी, फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत है, बसों में 50% यात्री ट्रेवल करेंगे, ट्रांसपोर्ट को छूट दी गई है, छोटे उद्योग और दुकानों को पूरी तरीके से खोलने की इजाजत है और 21 दिन में कोई केस नहीं हुआ तो ग्रीन जोन बरकरार रहेगा। सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल्स ये सब बंद रहेंगे। तो सर ग्रीन जोन यानी कि जो 305 या 7 हमारे जिले हैं पूरे देश में जिन्हें ग्रीन जोन में बांटा गया है, उसमें तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरी छूट है, खाली सिनेमा हॉल, पब और ये तमाम चीजें नहीं खुलेंगी, बाकी तो सारी दुकानें खुलेंगी, ट्रैफिक भी चलेगा, सब कुछ होगा, तो फैक्ट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व होंगी ना सर? जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। आप ऐसे कहेंगे कि एक शहर को हम खोल दें, एक को ना खोलें, तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सर तो जहां पर 10,000 से ऊपर केसेस हो रहे हैं, जहां पर रोज केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उस एरिया को भी खोल देना चाहिए आपके हिसाब से? मैम, मेरा कहना इतना है, पूरी तरह से नहीं खोलना चाहिए। हमें उन एरियाज के अंदर भी पॉकेट्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो ज्यादा जॉब क्रिएट कर सके, और हमारी जो लेबर है, जो माइग्रेंट लेबर है, वो ज्यादा दिन तक कैसे सस्टेन नहीं कर पाएगी। शिवम जी प्लीज आप इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है हमें। सबसे पहले यहाँ पर हिंदुस्तान में, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि कोई प्लान नहीं है, अगर प्लान नहीं होता तो इतने बड़े देश को आप इस तरह से एग्जाम्पलीफाई नहीं कर सकते थे। हमने ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन बनाया, उसके बाद वहाँ के तमाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से एक प्रॉपर डेटा लिया, उसके बाद लगातार चेंजेस करने के बाद हम हॉटस्पॉट के नए उससे आए कि कहाँ पर हॉटस्पॉट है, उसको ज़्यादा ध्यान रखा जाए। आज सिचुएशन ये है कि जितने भी जिले थे उनको हमने खोला, ये सब एक प्रॉपर प्लानिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल जी जिस बात को कह रहे हैं वो तो वही तो सरकार कर रही है। जल्दी से आखिरी कमेंट जल्दी से, बस 10 सेकंड। सकारात्मक सोच पे बात को खत्म करना चाहूंगा। एग्जिट का दौर है अब ये, चीन से लोग दूरी बनाएंगे, हिंदुस्तान के पास सुनहरा अवसर है, नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। एक सुर में सुर मिलाना प्रियंका जी आखिरी कमेंट जल्दी से। बस मैं तो लास्ट में यही बोलूंगी, जिस तरह से आज तक एकजुट होकर हमने इसको सक्सेसफुल बनाया है, ये 2 हफ्ते में और एकजुट होकर
चलिए बिल्कुल ठीक है। आप सभी का इस मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर लॉकडाउन पार्ट 3 हमारे सामने है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जहां जहां पर छूट दी गई है, जहां जहां पर रियायत दी गई है, उसको पूरी तरीके से छूट मत समझिए। इंडिविजुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार और प्रशासन, हमारे और डॉक्टर्स और पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको खुद समझनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, नहीं तो वापस से सर्कल घूमेगा, हम वहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे और ये छूट भी हमें नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।